हेलो ऑल, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। इट्स अनिर्बान सर हियर। और आज हम क्लास 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस इसको स्टार्ट करेंगे। एंड हमेशा की तरह मैं फिज़िक्स को जितना एंजॉय करता हूँ, जितना फील करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी उतना ही एंजॉय करें, उतना ही मज़े करें। एंड मैं इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो पीपल स्टे फोकस्ड और ध्यान से सुनो, ठीक? तो अगर मैंने तुमको ये पूछा कि आज तुम कितना खुश हो, ये मेजर करके बताओ, या तुम कितना दुखी हो, ये मेजर करके बताओ, या मैं कितना गुस्सा कर सकता हूँ, कितना गुस्सा कर सकता हूँ, क्या ये जो चीज़ें मैंने बताया, क्या तुम इसको मेजर करके बता पाओगे? कैन यू टेल मी? कैन यू मेजर दिस इमोशंस? नहीं मेजर कर पाओगे, राइट? हैप्पीनेस हम मेजर नहीं कर सकते, सौरो दुख मेजर नहीं कर सकते, गुस्सा, एंगर, ये सब चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते, राइट? बट इसके साथ साथ इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने तुमको पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा हाइट कितना है, आराम से मेजर कर पाओगे। एक इंची टेप लोगे, मेजर करके बता दोगे कि सर इतना हाइट है मेरा, राइट? अगर मैंने तुमको पूछा भाई साहब ये बताओ कि तुम्हारा वेट कितना है, एक वेट मशीन में चढ़ जाओगे, मेजर करके बता दोगे कि सर 60 kg फॉर एग्जाम्पल, राइट? इसको भी मेजर कर सकते हो। अगर मैंने पूछा ये टाइम कितना है, घड़ी निकालोगे, टाइम देखोगे और बता दोगे। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट? और इन सारी चीज़ों को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड विल बी कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा, जस्ट डोंट हेजिटेट, एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ना यूट्यूब के कमेंट में, मैं विजिट करूँगा और जितना हो सके उतने डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? ओके फाइन। तो ये तो है फिजिकल क्वांटिटी का कहानी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी है क्या? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? ओके फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि एक मिनट, यस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि सर समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी है, ओके फाइन, लेकिन मेजर क्यों करना पड़ता है? व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट? क्यों ज़रूरी? इसके पीछे भी एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सोचो दो दोस्त थे, चिंकू मिंकू, ठीक है? और दोनों में ना झगड़ा चल रहा है। झगड़ा इस बात को लेकर चल रहा है कि चिंकू कह रहा है कि भाई आज बहुत गर्म है, इट्स वेरी वेरी हॉट टुडे। कल इतना गर्मी नहीं था। लेकिन मिंकू बोल रहा है कि नहीं भाई, कल तो मैं पानी पानी हो गया, इतना गर्म था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो दोनों में टसल चल रहा है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा दिन ज़्यादा गर्म था, आज का दिन या येस्टरडे, राइट? सो इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा नाउ अभी अगर ये दो लोग, चिंकू एंड मिंकू, तुम्हारे पास आते और तुमको बोलते कि भाई साहब डिसाइड करो कौन सही बोल रहा है, चिंकू सही बोल रहा है या मिंकू सही बोल रहा है, तुम कैसे डिसाइड करोगे? हाउ विल यू डिसाइड दिस? एक बार सोच के देखो। द ओनली वे you can bring an end to this argument is if you can measure the temperature. अगर तुम्हारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट पता है कि आज का टेम्परेचर कितना है और येस्टरडे मतलब पिछले दिन का टेम्परेचर कितना था, अगर ये मेजरमेंट है तुम्हारे पास, तभी जाके ये आर्गूमेंट ख़त्म हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देखो फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। फिज़िक्स के थ्रू अलग अलग लॉस निकाला जाता है, लॉस ऑफ नेचर निकाला जाता है। और इन लॉस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इन लॉस को निकालने के लिए बहुत सारे क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, तभी जाके लॉस बनाया जा सकता है। दैट इज़ द रीज़न मेजरमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और गेटिंग द पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मेजरमेंट किया कैसे जाता है? हाउ डू वी मेजर थिंग्स, राइट? मैं चलो और एक सिचुएशन लेते हैं। सबको पता है कि हाथी जो है वो एक बकरी से ज़्यादा हैवी है, करेक्ट? ओके फाइन। अभी अगर मैंने तुमको पूछ दिया कि देखो ये एक हाथी है, ये एक बकरी है, तुमको दो एक हाथी दिख रहा है, एक बकरी दिख रहा है, और मैंने तुमको ये पूछा, ये बताओ कि हाथी का मांस जो है वो बकरी के मांस से कितना टाइम्स ज़्यादा है? ये क्वेश्चन पूछ दिया मैंने तुमको। क्वेश्चन क्लियर है? क्या पूछा मैंने ये पूछा कि हाथी का जो मांस है वो बकरी के मांस से कितना टाइम्स ज़्यादा है। इसका जवाब कैसे दो? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसका जवाब कैसे दो? देखो, अगर मेजरमेंट करने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमको एक यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा? एक यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम क्या मेजर करना चाहते हैं? यहाँ पर हम मास को मेजर करना चाहते हैं, करेक्ट?
हम ये देखना चाहते हैं कि हाथी का मांस ये जो गोट है उसके मांस से कितना टाइम्स ज़्यादा है, बकरी के मांस से कितना टाइम ज़्यादा है, तो मांस को मेजर करना चाहते हैं। तो मेजरमेंट करने के पहले हमको सबसे पहले यूनिट मास कितना होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या कहा मैंने, यूनिट मास कितना होगा वो डिसाइड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूनिट मास मतलब सबको पता है इन दिस केस कि हम यूनिट मास किसको मानते हैं। कम ऑन पीपल, यूनिट मास हम किसको मानते हैं, यू नो दिस राइट। यूनिट मास इन दिस केस हम 1 kg को मानते हैं, राइट। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, MKS सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। हम kg को 1 kg को यूनिट मानते हैं। अगर तुम ग्राम से मेजर करोगे तो 1 ग्राम को यूनिट मानते हैं, राइट। तो इन चीज़ों के बारे में, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। पॉइंट ऑफ कंसर्न इज़ दैट कि यहाँ पर मैंने एक यूनिट मास डिफाइन कर लिया कि 1 kg कितना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 kg कितना है वो हमने डिस्कस कर लिया, वो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब इतने मास को हम 1 kg बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया 1 kg कितना है, ठीक है। उसके बाद हम किसी एक तरीके से क्या करेंगे, हाथी के मांस को मेजर करेंगे। अभी हम मेजर कर पाएंगे। अभी हमने मेजर किया और हमने देखा कि एलिफेंट का जो मांस है, ध्यान देना, एलिफेंट का जो मांस है उसका मांस निकलता है 200 kg, ठीक है। हमने मेजर किया और इसका मास निकला 200 kg। देखो यहाँ पर ही कैच, ये जो 200 kg तुमको दिख रहा है, यही इसी में ही गेम है। गेम क्या है देखो ध्यान से, इसको अगर मैं लिखूंगा ना तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 200 टाइम्स ऑफ 1 kg, ऐसे करके लिख सकता हूँ, दैट इज 200 टाइम्स ऑफ 1 kg। बताओ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ 200 इंटू 1 kg, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है 200 टाइम्स ऑफ 1 kg। इसका मतलब ये है, ये जो 1 kg है, ये जो 1 kg है, ये हो गया हमारा यूनिट, मतलब यूनिट मास का वैल्यू। और हाथी का मास कितना है, ऐसा यूनिट, मतलब अगर ऐसा 1 kg मैं 200 बार जोड़ूँ, इफ़ आई ऐड अप दिस 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg, कितना बार, 200 बार, तो जाके मुझे एलिफेंट का मास मिलेगा। समझ में आया। तो ये जो 1 kg है ये हमारा यूनिट है, और ये जो नंबर तुमको दिख रहा है 200 है ना, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड तुमको क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड तुमको ये बताएगा कि तुम जिस क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हो वो यूनिट से कितना टाइम्स ज़्यादा या कितना टाइम्स कम, डिपेंड करेगा सिचुएशन, ठीक है। अभी तुमने गोट का भी मास मेजर किया और तुमको मिला कि गोट का मास कितना है 20 kg। 20 kg को हम कैसे लिख सकते हैं, चलो पहले जैसे लिखा था इस बार भी हम लिखते हैं 20 टाइम्स ऑफ 1 kg। इसका मतलब ये है कि गोट का मास जो है वो 1 kg के 20 टाइम्स, 20 टाइम्स से ज़्यादा है। मतलब ऐसा 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 20 बार अगर ऐड करोगे तो गोट का मास मिल जाएगा। समझ में आया, इज दैट क्लियर। नाउ वी कैन कंपेयर, नाउ वी कैन ईजिली से कि एलिफेंट का मास गोट के मास से कितना टाइम ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है या नहीं, बताओ। क्योंकि हमने मेजर कर लिया, हमने मेजर कर लिया, और मेजर करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, यूनिट डिफाइन करना। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 kg डिफाइन किया, यहाँ पर भी हमने 1 kg डिफाइन किया। तो 1 kg दैट इज़ यूनिट डिफाइन करने के बाद ही हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दोनों के मास को कंपेयर किया। आई हैव मेजर्ड, आई हैव कंपेयर द मास ऑफ एलिफेंट एंड गोट। एलिफेंट का मास 10 टाइम्स ज़्यादा है गोट के मास से, ठीक है। समझ में आया। तो इस पूरे डिस्कशन का जो टेक अवे है, टेक अवे ये है कि अगर हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, या किसी भी मेजरमेंट में ना 2 पार्ट्स होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए मेजरमेंट। मैं बताता हूँ, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए मेजरमेंट। यहाँ पर मेजरमेंट लिखे, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में किसके साथ रहता है, यूनिट के साथ मल्टीप्लाइड रहता है। मैग्नीट्यूड तुमको बताता है कि यूनिट से कितना टाइम ज़्यादा या कितना टाइम्स कम। सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड को हम एन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट को हम यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो मेजरमेंट है, ध्यान देना, ये जो मेजरमेंट है, किसी चीज़ को हमने अगर मेजरमेंट किया तो उसका जो फॉर्म आएगा, उसका जो एक्सप्रेशन आएगा ऐसा आएगा, एन इंटू यू। जैसे कि 200 kg को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 हो गया एन हमारा, एंड 1 kg हो गया हमारा यूनिट यू। ये जो 20 है ये एन हो गया, एंड 1 kg हो गया हमारा यूनिट। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, अभी इस स्लाइड को देखते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका यूनिट, ठीक है। और जो यूनिट होता है ना, उसके भी अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं।
ये तुमने सुना होगा, मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि MK सिस्टम होता है जहाँ पर 1 मीटर को यूनिट माना जाता है, kg को यूनिट माना जाता है, सेकंड को यूनिट माना जाता है। या CGS सिस्टम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जहाँ पर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को यूनिट माना जाता है और 1 ग्राम को यूनिट माना जाता है, मास का यूनिट माना जाता है, 1 सेकेंड को टाइम का यूनिट माना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी चीज़ के मास को मेजर किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, किसी चीज़ के मास को मेजर किया और तुमने पाया कि उसका मास कितना है, उसका मास है 5 kg। ठीक है, ये जो है तुमने MK सिस्टम में मेजर किया, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, एक बार तुमने CGS सिस्टम में उसी चीज़ का मेजरमेंट किया और तुमको क्या मिला, 5000 ग्राम्स। बात को समझो, ये क्या हो गया, दैट इज़ 5000 ग्राम्स। नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट 5 kg इज नथिंग बट 5000 ग्राम्स, बिकॉज 5 kg हो या 5000 ग्राम्स हो, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ मास। एक ही चीज़, एक ही मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों का विजुअल अलग अलग है बिकॉज तुमने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखो, इस 5 into 1 kg के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5000 टाइम्स ऑफ 1 ग्राम। ध्यान से देना, एंड दिस टू थिंग्स इज नथिंग बट दे आर सेम। दिस इज इक्वल टू, मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ। क्यों कांस्टेंट लिख सकता हूँ, कांस्टेंट क्यों लिख दिया मैंने, कांस्टेंट इसलिए लिखा बिकॉज ये दोनों चीज़ जो है ये क्या है, ये मेजरमेंट है। दे आर मेजरिंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास। दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास का जो मास का वैल्यू होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा, इसलिए मैंने कांस्टेंट लिख के रखा है। देखो अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो 1 kg तुमको दिख रहा है और यहाँ पर जो 1 ग्राम दिख रहा है, ये दोनों यूनिट्स अलग अलग है। दोनों अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने यूज़ किया मेजर करने के लिए। ठीक है, एंड सबको पता है कि 1 kg जो यहाँ पर जो यूनिट हमने लिखा है 1 kg, एक मिनट, यहाँ पर जो हमने यूनिट लिखा है 1 kg, वी ऑल नो कि 1 kg का वैल्यू जो है वो 1 ग्राम से क्या है, ज़्यादा है। मतलब kg वाला जो यूनिट है वो ग्राम वाले यूनिट से क्या है, बड़ा है। समझ में आया। तो हमने क्या देखा कि अगर यूनिट बड़ा होता है, ध्यान से देखो, अगर ये 1 kg वाला जो यूनिट है, अगर यूनिट बड़ा होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है। बात को समझो, बात को समझो, अगर यूनिट बड़ा होता है तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 ग्राम, ये छोटा यूनिट है ना, ये छोटा यूनिट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। ऑब्वियस है, अगर यूनिट छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड को बड़ा होना पड़ेगा, अगर यूनिट बड़ा हो तो मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। अभी इसी चीज़ को अगर मैं सिम्बॉलिकली लिखना चाहूँ तो 5 को मैं N1 लिखता हूँ और 1 kg जो यूनिट है उसको U1 लिखता हूँ और 5000 को मैं N2 से रिप्रेजेंट करता हूँ और दूसरी यूनिट को U2 लिख सकता हूँ। एंड दे आर एक्चुअली इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, बिकॉज फिर से कह रहा हूँ, ये जो वैल्यू तुमको दिख रहा है N1 U1 या N2 U2, ये कुछ नहीं है भाई साहब, ये तो मेजरमेंट है। और ये लोग एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने एग्जांपल दिया, मास को मेजर कर रहे हैं, तो मेजरमेंट तो कांस्टेंट होगा, इसलिए हमने C लिख के रखा। ठीक है, तो हमने फाइनली क्या लिखा, देखो यहाँ पर हमने लिख रखा कि N इंटू यू इज़ ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, U को अगर मैं दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ, ये जो U है इसको अगर मैं दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ, U डिनोमिनेटर में आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। इसको हम क्या कहते हैं जनता, हम इसको क्या कहते हैं, N जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। इसका मतलब ये है कि अगर U घटेगा तो N बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ U डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ N विल इंक्रीज। इज दैट क्लियर। सिमिलरली अगर U का वैल्यू इंक्रीज होता है तो N का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट इज़ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब यही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक छोटा होगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। ऑब्वियसली U जो है डिनोमिनेटर में है, अगर ये क्वांटिटी घटेगा तो N का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। देखो ये देखो N को हम क्या लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट, देखो ध्यान से, डिवाइडेड बाय U। अब U तो डिनोमिनेटर में है, अभी अगर ये U का वैल्यू डिक्रीज़ करता है तो N का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सिमिलरली U का वैल्यू अगर इंक्रीज़ करता है तो N का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। दैट इज़ द रीज़न हमने कहा कि N जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत बढ़िया से, लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो ये जितना कुछ मैं तुमको बता रहा हूँ ना उसको मैंने बहुत बढ़िया से इस स्लाइड में लिख के रखा है। इट इज़ योर अटमोस्ट ड्यूटी, अपना ड्यूटी मानो कि तुमको बढ़िया से नोट्स बनाना है। ये जो मैंने लिखा है अपने नोट कॉपी में इसको अच्छे से लिखना है। इसके अलावा मैंने जो यहाँ पर सारे एग्जांपल्स दिया है उन एग्जांपल्स को भी अपने रेफरेंस के लिए अच्छे से लिख के रखना है। क्योंकि देखो आज लिख रहे हो, आज समझ में आ रहा है, 2 महीने बाद जब रिवाइज़ करोगे
जब सब कुछ लिखा रहेगा तुम्हारे पास, बढ़िया से तुम्हारे पास सारा थ्योरी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, तभी ना तुम जल्दी जल्दी पढ़ाई कर पाओगे, सीख पाओगे। तो स्मार्टली पढ़ाई करने का यही तरीका है। हेयरिंग द पॉइंट? ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये एक छोटा सा लास्ट का एक पार्ट है, इस वीडियो को मैं एंड करूँगा अभी। एक छोटा सा पार्ट है जो तुमको मैं बता के जाना चाहूँगा। देखो यूनिट 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 बहुत हल्ला किया हमने, क्या ही नहीं क्या, यूनिट है, यूनिट 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 चाहिए, यूनिट होने के बाद ही हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई 1 kg जो हम कह रहे हैं ना, इतने मास को 1 kg बोलेंगे, इतना मास, इतना मास, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने, इतना मास। वो इतना मास कितना है वो कौन डिसाइड करेगा? तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो जो इतना मास मैं कह रहा हूँ वो कौन डिसाइड करेगा कि इतने मास को हम 1 kg बोलेंगे, या अगर तुम कह रहे हो कि सर अब हम इसको 1 मीटर बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे, अभी ये कौन डिसाइड करेगा कि कितने लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे? बात समझ में आ रहा है? तो अगर एक यूनिट चूज़ किया जाता है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डिसाइडिंग ए यूनिट इज़ दैट इट शुड हैव इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि सारे देशों को मानना पड़ेगा कि ठीक है, हम इतने मास को यूनिट मास बुलाएंगे, या इतने लेंथ को हम यूनिट लेंथ बुलाएंगे, या इतने टाइम को हम यूनिट टाइम बुलाएंगे। सबको मानना पड़ेगा। एक बार खुद सोच के देखो यार, अगर सबका यूनिट अलग अलग है, बात को समझो कि कोई बहुत सारे मास को यूनिट मास बुला रहा है, कोई एक छोटे मास को यूनिट मास बुला रहा है, तो बहुत टेंशन हो जाएगा यार, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा बिकॉज उनका यूनिट्स अलग अलग हो, कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू कीप थिंग्स सिंपल, टू कीप थिंग्स कन्वीनियंट, एक यूनिट ऐसा चूज़ किया करना पड़ेगा ताकि सारे देश इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक बॉडी को दिया गया है जिसको हम बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये एक बॉडी है जो सारे देशों के साथ डिस्कस करता है और ये डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट को हम यूनिट बुलाएंगे। समझ में आया? जैसे ये दिख रहा है ना, डिसाइड्स द यूनिट बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। समझ में आया? इंटरनेशनल एग्रीमेंट करके ये डिसाइड किया जाता है कि कितने क्वांटिटी को हम यूनिट बोला जाए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से यूनिट चूज़ किया जाता है। तो ये भी मैंने अच्छे से लिख के रखा, अच्छे से नोट बना के रखना। तो आज का जो ये वाला वीडियो ये मैं यहाँ पर ही कंक्लूड करता हूँ। अभी तुम्हारा काम है कि तुम अच्छे से वीडियो को जब तुम पढ़ोगे पॉज करो, पॉज करके समझ ले एक चीज़, उसको अच्छे से लिखो, उसके साइड में जितना सारा मैंने रेफरेंस दिया, एग्जाम्पल दिया, वो भी लिख के रखो। दे विल हेल्प यू लॉट। ठीक है? ओके फाइन। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है, इट विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। आगे भी वीडियोस अपलोड करूँगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बस एवरी टाइम मैं अपलोड ए वीडियो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है? सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।